नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020 नई शिक्षा नीति जो आई है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। अभी आपने सुना होगा, तो उसके बारे में विश्लेषण करेंगे और अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं। पहली बार शिक्षा नीति इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में आई थी और ये जो शिक्षा नीति है ये 34 साल बाद आई है। फिर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में आई थी 1986 में। इसको अपडेट करा था नरसिम्हा गवर्नमेंट ने, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद अब आई है जो एनडीए गवर्नमेंट लाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब लगभग 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। तो क्या कंटेक्स्ट है, क्या एम है हमारी पॉलिसी का? इसका एम ये है जो एजुकेशन सिस्टम है वो डीप रूटेड तक होना चाहिए और इंडियन एथोस को बिल्ड करे, ठीक है, और इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के कंटेक्स्ट में पेश करें और हाई क्वालिटी एजुकेशन को हमको सबको देना है। क्योंकि जो बेसिक होता है ना इंसान का, वो होती है शिक्षा। शिक्षा ही देश को बनाती है, ठीक है। तो इसमें इन बातों पे एम करा गया है। अब बात करते हैं पैनल कौन सा था, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। के कस्तूरी रंजन चीफ थे ये इसरो के, इनके अंडर में ये पैनल था। इन्होंने अपना ड्राफ्ट 2018 में सबमिट करा था दिसंबर में और पब्लिक का फीडबैक भी लिया गया था मई 2019 से। फीडबैक कैसे कि आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं अपने एरिया में भी बता सकते थे आप, और शिक्षा में भी बता सकते थे कि आपको कैसे चेंजेस चाहिए जिससे आपका डेवलपमेंट हो और समाज ऊपर की तरफ बढ़े। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें जो बातें करी गई हैं डिजिटल एजुकेशन कोविड-19 के दौर में। और डिजिटल एजुकेशन कोविड-19 की वजह से बढ़ा नहीं है, इसका बैकग्राउंड, इसका जो मैप था वो पहले ही बन चुका था। क्योंकि जो समाज जिस तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि शिक्षा एंड पॉइंट तक जा सके, उन गांव में भी, दूर दराज के एरियाज में भी शिक्षा जा सके और अच्छे टीचर पढ़ा सकें। मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा टीचर है तो वो गुजरात के बच्चों को पढ़ा सके। तो ये होती है डिजिटल एजुकेशन की फायदे, जिससे हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो डिजिटल एजुकेशन की बात करी गई है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और एक कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप करा जाएगा छात्रों के अंदर। जो न्यू एजुकेशन फोरम है वो ऑटोनोमस और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा। कि जो अभी आपको मैं बताऊंगा, ये जो एजुकेशन फोरम है ये आपका 10+2 पे रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ये आपका 5+3+3+4 पे रिलेटेड है। अभी मैं आपको आगे डिटेल से बताऊं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन को कैसे कि टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी रिलेवेंट ऑनलाइन मेथड के द्वारा। और इसमें कहा जाता है कि 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगा टीचर्स का वो इंटीग्रेटेड बीएड होगा दोस्तों, ठीक है, 4 साल का। अभी क्या होता है, हम सीटेट देते हैं जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, वो नहीं होंगे, सिर्फ 4 साल का मिनिमम बीएड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। और टीचर की नॉलेज जो है उसको ट्राइबल नॉलेज और इंडिजिनियस नॉलेज से भी रिलेट करा जाएगा, जिससे जो टीचर्स हैं वो उन एरियाज में भी अच्छे से अपना डेवलपमेंट, अपने क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। स्कूल एजुकेशन क्या है, 10th तक क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम होते हैं 10th और 12th के। तो अब क्या होगा कि आपको साल में 2 बार बोर्ड देना पड़ेगा। आपके जिस बोर्ड के, मान लीजिए आपने अक्टूबर में बोर्ड एग्जाम दिए, ठीक है, और फिर आपने मार्च में दिए। अब इसमें आपके 500 में से फॉर एग्जाम्पल 400 नंबर आ रहे हैं और इसमें आपके 500 में से फॉर एग्जाम्पल 450 नंबर आ रहे हैं, तो आपके ये वाले मार्क्स माने जाएंगे। मतलब ये क्यों कराए कि बोर्ड की इतनी टेंशन न लें, बच्चे मतलब रटने पे भरोसा ना करें, एक थिंकिंग पे भरोसा करें, एनालिटिक थिंकिंग रिसर्च की तरफ आगे बढ़े। इसलिए 2 बोर्ड करे गए हैं, एक साल में 2 बोर्ड होंगे, 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, और जिसके भी आपके नंबर ज्यादा है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों करा गया है, वही बात की मेमोराइजेशन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट
कोर कंपिटेंस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, मेमोराइजेशन पे कम फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है जो हमारा लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन है उसको हम क्लास 3 लेवल तक लाएंगे 2025 तक। और इसमें एक बात और कही जाती है दोस्तों कि जो आपकी मदर टंग है क्लास 5 तक आपको आपकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो मान लीजिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में उस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में अलग लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है मदर टंग जो है। ठीक है, तो उससे एक फायदा तो है कि आपका इंडिजीनियसली डेवलपमेंट होगा क्योंकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन नुकसान क्या है? फॉर एग्जाम्पल केरला में इंग्लिश को मान लिया गया कि इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाएगी या आंध्र प्रदेश में इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाएगी, तो आने वाले 10 साल बाद जो नॉर्दर्न इंडिया के बच्चे होंगे, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे होंगे, बिहार के बच्चे होंगे, वो उनसे कंपिटेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इंटरनेट का सारा माध्यम है, जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें सारा गेम इंग्लिश का है। तो इस वजह से इसका क्रिटिक हो रहा है कि हमको इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए एज कंपेयर टू मदर टंग, जिससे जो इक्वालिटी बेसिस है वो डिवाइड ना हो दोस्तों। और इसमें कहा जाता है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी जो रेगुलेट करेगी पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। अभी क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के लिए अलग अलग अथॉरिटीज हैं, लेकिन अब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और यूनिवर्सलाइज करेंगे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन को 2025 तक। दोस्तों ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, आप इसे मत सोचिएगा ये एकदम इंप्लीमेंट हो जाएगी। जब बड़ा बदलाव होता है ना देश में तो चीजों को समय लगता है इंप्लीमेंट होने में। ठीक है, 7-8 साल लग जाएंगे इसको अच्छे से इंप्लीमेंट होने में, मिनिमम तो मैं मान के चल रहा हूं कि 3 साल तो लगेंगे। अब इसमें कहा जाता है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे। अब GER क्या होता है मैं आपको बता दूं। GER क्या होता है, मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपके 1000 बच्चे हैं दोस्तों। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए आपके 1000 बच्चे हैं, अगर उसमें से 900 बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब एडमिशन ले रहे हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में या हायर एजुकेशन में, तो मान के चलिए 90% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। ठीक है, लेकिन इतना है नहीं, हम बहुत कम है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी स्कूल लेवल में, मतलब 6th के बाद से बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट कम लेते हैं। प्राइमरी में तो है लेकिन सेकेंडरी में नहीं है, तो इसको हमें 100% करना है। अब इसमें कहा जाता है कि कोडिंग एंड वोकेशनल स्टडीज कराई जाएंगी 6 क्लास से, कि आपको वोकेशनल नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। तो इस हिसाब से इसको स्कूल एजुकेशन को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन को मैं आपको बहुत बेसिक से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने BA में एडमिशन लिया किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो आप 1 साल का अगर BA करते हैं और आपका मन नहीं कर रहा BA करने का, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आपको आगे फायदा देगा। अगर आप 2 साल करते हैं BA तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 3 साल करते हैं तो आपको एक बैचलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब आप छोड़ देते हैं 2 साल करने के बाद तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 3 साल करने के बाद तो बैचलर सर्टिफिकेट। अगर आप 4 साल करते हैं, अब ये 4 साल का क्राइटेरिया कर रहे हैं, तो आपको बैचलर सर्टिफिकेट विद रिसर्च मिलेगा दोस्तों। ठीक है, विद रिसर्च मिलेगा। और आपका ये जो सारे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर किया तो 10 पॉइंट आपके एक अकाउंट में चढ़ जाएंगे जो आगे आपको बेनिफिट करेंगे अगर आप दूसरा कोई कोर्स करते हैं। तो BA अगर आप 4 साल का करेंगे तो MA आपके लिए 1 साल का होगा। ठीक है, अब एक PhD करने के लिए बीच में एक डिग्री होती है MPhil की, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि MPhil की डिग्री को हम खत्म कर रहे हैं, जो फिल डिग्री एबॉलिश। ठीक है, और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन कैसे, कि मान लीजिए कि आपको 1 साल के बाद मजा नहीं आ रहा, मान लीजिए आपने 1 साल करा BSc ऑनर्स केमिस्ट्री से, आपको कहना मजा नहीं आ रहा, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, आप आर्ट साइड में आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा हमारा कदम है एजुकेशन पॉलिसीज में,
बच्चे को जिस सब्जेक्ट में मजा आ रहा है वो सब्जेक्ट पढ़े। ये सिंपल फंडा है इस एजुकेशन पॉलिसी का दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि ये जो एफिलिएशन कॉलेज का सिस्टम है कि भाई इस यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है, इस यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है, ये 15 साल के अंदर हम खत्म कर देंगे। कोई कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट अपना काम करेगा। तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। जो ऊपर अथॉरिटी बैठी है वो कॉलेज की इंडिपेंडेंसी को खत्म कर रही है, जैसा वो कह रहे हैं वैसा उन्हें करना पड़ता है। तो कॉलेज को अपने इंडिपेंडेंट मोड पे हमें छोड़ देना चाहिए और उनको सिर्फ ये आदेश होने चाहिए कि आप अच्छी शिक्षा को प्रदान करें बच्चों को, जिससे देश की उन्नति हो दोस्तों। ठीक है, अब इसमें एकेडमिक बैंक क्रेडिट जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपने बीए 1 साल किया और छोड़ दिया तो 10 क्रेडिट आपके बैंक में, मतलब एक एकेडमिक बैंक बनाए, वो अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें जुड़ जाएंगे। अब आप दूसरा कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें ये 10 क्रेडिट काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि एक अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा जो हायर एजुकेशन को मैनेज करेगा, लेकिन मेडिकल और लीगल कोर्सेज को नहीं। जो सीपीएमटी के एग्जाम होते हैं, एमबीबीएस के होते हैं, एमबीबीएस के लिए और लीगल एग्जाम होते हैं उसके लिए नहीं हो गए। ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी। मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर 4 साल करोगे आप तो आपको बैचलर विद रिसर्च का डिग्री मिलेगी। एमफिल की डिग्री को एबॉलिश करने के प्लान में, क्योंकि जो विदेश है, जो फॉरेन स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर एमफिल नहीं होता है। बीए करिए, एमए करिए और सीधे पीएचडी में लग जाइए। तो वैसी क्राइटेरिया वैसा ही हम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, गवर्नमेंट जो बाहर के कॉलेजेस हैं उनको आदेश दे रही है कि आप हमारे देश में आइए और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाइए। ठीक है, तो एक अच्छा साइन है एजुकेशन सिस्टम के लिए। और इसमें कहा जाता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन का है उसको डबल करना है, क्योंकि बहुत कम है हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो दोस्तों। स्पेशल फोकस जो रीजनल सच एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट फेसिंग इकोनॉमिक, सोशल, कास्ट बैरियर, उनको स्पेशल एजुकेशन जोन में रखा जाएगा, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो किसी भी 1-2 कारण से भी। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जो है वो किसी भी देश का, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी फैमिली का एक बेस होता है, एक आधार होता है, जिससे पता लगता है कि आगे की रणनीति और आगे की डेवलपमेंट किस बेस पे है। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से अपने देश के ऊपर कार्य और अपनी शिक्षा नीति के ऊपर कार्य करना है। जेंडर इंक्लूजन फंड को to build the country capacity to provide equitable quality education to all girls and transgender student, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं, ना गर्ल्स के साथ ना ट्रांसजेंडर्स के साथ, क्योंकि गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो बहुत चीज़ों की वजह से कम है, उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, अच्छा मैनेजमेंट देना है और रणनीति को, जो हमारी शिक्षा नीति है उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी और अदर सोशली एंड इकोनॉमिकली, उनको जो इंसेंटिव मिलेगा मतलब अगर वो मेरिटोरियस होंगे, अच्छी परसेंटेज ला रहे होंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करी होगी, तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट करने के लिए। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। मान लीजिए जो पहले सिस्टम था वो 10+2 है। मान लीजिए क्या था ये 10+2 का सिस्टम। आप 10 तक नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिर 2 साल के लिए आप अपने स्ट्रीम चूज करते थे। अब ये जो सिस्टम कर दिया है 5+3+3+4। ठीक है, अब ये 3 एज से, एज ग्रुप 3 से 18 तक ये लागू होगा। पहले जो 5 साल हैं उसमें 3 साल तो प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, जो किड्स के स्कूल होते हैं, तो आपने प्राइवेट स्कूल के बहुत नाम सुने होंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और प्री प्राइमरी स्कूल मिलेंगे और ग्रेड 1-2 होगा। ठीक है, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी नहीं, प्री प्राइमरी होगा 3 साल का ये, और फिर 1-2 में क्लास में भेज दिया जाएगा। अब लेटर प्राइमरी, जिसे हम 3 इयर्स ऑफ प्रिपरेटरी भी कहते हैं, इसमें 3, 4, 5 ग्रेड्स आएंगे।
मिडिल प्राइमरी 6, 7, 8। अब हम जो स्ट्रीम का सिलेक्शन है वो हमें ऐसे नहीं करना। मान लीजिए आपने साइंस स्ट्रीम ली, लेकिन आप उसके साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, और आप इवन दैट ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए साइंस में पीसीएम होती है तो उसमें से फिजिक्स ले लें, आर्ट्स से हिस्ट्री ले लें, पॉलिटिकल साइंस ले लें, और कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट ले लें। तो डाइवर्सिफिकेशन है बच्चे के अंदर। तो अच्छा, जो उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में उसको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। अब 4 ईयर और हायर स्टेज, 9, 10th, 11th, 12th, ये 4 ईयर हायर स्टेज होंगे, और फिर इनकी हायर एजुकेशन आ जाएगी, जो मैंने आपको डिस्कस करी कि बीए अगर आप 1 साल करते हैं, फिर एमफिल की डिग्री एबॉलिश हो रही है। एमफिल की डिग्री जो एबॉलिश होगी, मैं मान सकता हूं कि 2022 तक, अभी एकदम से एमफिल नहीं एबॉलिश करा जाएगा। और जो बच्चे कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका एमफिल की पूरी डिग्री मिलेगी जब तक उनका एमफिल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अब चैलेंजेस क्या है? एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट 3 लिस्ट होती है, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट में स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंटर भी कानून बना सकती है, मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको अप्लाई करना केंद्र का काम है। तभी जो वोकेशनल नॉलेज है, वोकेशनल, आपका मैंने वो बात बताई थी, वोकेशनल लैंग्वेज यूज करेंगे, वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का भी पार्ट कह सकते हैं। मतलब एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो वो स्टेट पर निर्भर करता है वो पढ़ाए ना पढ़ाए, ठीक है। और बहुत सारी स्टेट जो है उनके अपने स्कूल बोर्ड्स हैं, तो वो इस शिक्षा नीति की तरफ क्यों आएंगे? तो कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन जो शिक्षा नीति है उसमें जो अच्छाइयां हैं वो ज्यादा है। 5+3+3+4 सिस्टम, आपका कोई सब्जेक्ट का आपका डिपेंडेंसी नहीं होगी, आप जिस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बढ़िए। जो स्टेट गवर्नमेंट है वुड हैव टू बी ब्रॉट एंड बोर्ड फॉर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन। एक बोर्ड बनाना पड़ेगा जिससे इस डिसीजन का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो। अच्छी शिक्षा नीति 10 से 8 साल तो जरूर लगेंगे इन चीजों को अच्छे से, बिल्कुल आप मान के चलिए एक तरीके से पटरी पे आने के लिए। तो चीजों को हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है जिससे हम अच्छी शिक्षा नीति को आगे की तरफ बढ़ा सकें। एक चीज और कही है कि इसमें रेवेन्यू जो है अप्रोक्स 6% ऑफ जीडीपी यूज होगा, 6% ऑफ जीडीपी यूज होगा। लेकिन ये जो बात है ये सारी गवर्नमेंट्स कहती हैं, पिछली शिक्षा नीति में भी कहा गया था, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि अब कितना इस पे इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी, और कोई भी आपको पॉइंट में अगर कमी लगती है या पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझको मेल भी कर सकते हैं, और आप मुझको जो नीचे लिंक दे रखे हैं आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो पीपीटी होगी और पीडीएफ होगी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू एवरीवन।